नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर की। इसको हम लोग सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर सर्विस सेक्टर, जैसे ट्रांसपोर्ट, होटल, एयर ट्रांसपोर्ट, टोल, पावर जनरेशन एक्सेट्रा। इसमें सर्विस सेक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करके रिवेन्यू देखते हैं कि रिवेन्यू क्या होने वाला है, उसी अनुसार से कस्टमर से रुपए चार्ज करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक उद्देश्य है कि किस तरह से हम लोग को कितना पैसेंजर से चार्ज करना है वो निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी सर्विस हो उसका अगर हम लोगों को निकालना है कि कितना चार्ज करना है कस्टमर से, तो एक बेसिक फॉर्मेट है। जैसे सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट ऐड करके रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट्स या फिर टेकिंग्स मिलेगा, उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कॉस्ट यूनिट से। तब हम लोग को मिलेगा कि पर कस्टमर से हम लोग कितना चार्ज करने वाले हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू है। पहले टोटल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर हम लोग को रिवेन्यू, ग्रॉस प्रोसीड्स और टेकिंग्स मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पर सेल्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेल्स तो कर नहीं रहे हैं, सर्विस में कोई टेंजिबल गुड्स तो सेल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सेल्स की जगह रिवेन्यू, ग्रॉस प्रोसीड्स या टेकिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट यूनिट से, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पर कस्टमर से हमको कितना चार्ज करना है। लेकिन आपके मन में अभी सवाल आया होगा कि कॉस्ट यूनिट क्या होता है। कॉस्ट यूनिट अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे कॉस्ट यूनिट अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बात करें तो पैसेंजर किलोमीटर होता है, लॉरी या ट्रक के लिए बात करें तो टन किलोमीटर होता है, और अगर होटल की बात करें तो रूम डे होता है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान होता है, प्रॉफिट भी आसान होता है कैलकुलेट करना, और रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, टेकिंग्स खुद ही आ जाता है। थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें कॉस्ट यूनिट को लेकर के, जो भी बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहला सर्विस स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट पे दो भाग है, एक बस का, एक ट्रक या लॉरी का। तो बस में क्या करेंगे, करना क्या है, सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट यहाँ पर क्या था, पैसेंजर किलोमीटर। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पैसेंजर किलोमीटर से। तब हम लोग को मिलेगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का क्या खर्चा पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फ्यूल कॉस्ट कितना लग रहा है और ड्राइवर का कॉस्ट इतना लग रहा है, सारा कॉस्ट लिखा रहेगा। उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे पहला प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड का। डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए आपको 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जैसे डिस्टेंस पर ट्रिप, राउंड ट्रिप्स पर डे, नंबर ऑफ डेज पर मंथ और सीटिंग कैपेसिटी दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए डिस्टेंस पर ट्रिप लिया है 80 किलोमीटर, राउंड ट्रिप्स पर डे लिखा है 3, नंबर ऑफ डेज पर मंथ 27, सीटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर आउट ऑफ 80% ऑक्यूपाइड। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो डिस्टेंस पर ट्रिप इंटू नंबर ऑफ ट्रिप पर डे। यहाँ राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक राउंड मारने का, तो दिन में अगर एक राउंड मारता है इसका मतलब 2 ट्रिप होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर राउंड ट्रिप्स पर डे 3 है, इसका मतलब कि एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रिप 6 होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर रहे थे, डिस्टेंस पर ट्रिप इंटू नंबर ऑफ ट्रिप पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो निकल जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ है। उसके बाद हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला था टोटल किलोमीटर इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर। टोटल किलोमीटर कितना चले हैं इंटू कितना पैसेंजर को लदा के चढ़े हैं। उसी तरह से यहाँ पर आंसर निकल के आया था कि 6220,800 पैसेंजर किलोमीटर। तब हम लोग कॉस्ट निकाल लिए। फॉर एग्जांपल कॉस्ट आया होगा 12441600, तो पैसेंजर किलोमीटर अभी निकाल लेते हैं 622080। इसका मतलब कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 2 रुपया था, यानी कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा 2 रुपये आता है। उसी हिसाब से हम लोग प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। समटाइम्स फ्यूल कॉस्ट मिसिंग रहता है, समटाइम्स फ्यूल कॉस्ट मिसिंग रहता है। जब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन का तो फ्यूल कॉस्ट मिसिंग रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फ्यूल कॉस्ट मिसिंग रहेगा तो आपको माइलेज दे देगा और फ्यूल रेट दे देगा। तो आराम से फॉर्मूला से निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इंटू फ्यूल रेट। और एक बार ऐसा भी कर सकता है कि फ्यूल कॉस्ट अलग तरह से दे। जैसे अगर बोलेगा फ्यूल कॉस्ट फॉर रनिंग 10 किलोमीटर इज़ 80 रुपीज़, तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल लेंगे। अगर 80 रुपये लग रहा है 10 किलोमीटर चलाने के लिए, तो फलाना किलोमीटर चलाने के लिए कितना लग रहा है। कभी कभी कोई खर्चा परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स दे देता है। जैसे अगर मान लीजिए कमीशन, तो कमीशन दे देगा 15% ऑफ टेकिंग्स या 20% ऑफ रिवेन्यू।
तो उस केस में आप टोटल रिवेन्यू को एक्स मान लीजिएगा और फिर आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। इस एग्जाम्पल को आप देखिए और लास्ट में एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से आपको एक्स निकल जाएगा। बहुत आसान है। अब बात करते हैं ट्रक के बारे में। ट्रक और बस लगभग लगभग सेम होता है, अंतर बस वहीं आता है, बस में हम लोग पैसेंजर किलोमीटर देखते थे क्योंकि पैसेंजर को ढो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टन किलोमीटर देखते हैं क्योंकि वेट को ढो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ टन किलोमीटर देखते हैं। तो टन किलोमीटर भी दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होता है, इस चार्ट से समझिए कि ट्रक ए से निकला 10 टन लेकर के, 100 किलोमीटर चला और पहुंचा बी, 10 टन में से 6 टन उतार दिया और 5 टन वापस से लिया। अब उसके पास 9 टन हुआ, 9 टन लेकर चला वो 75 किलोमीटर, फिर वहाँ पर लोड किया 8 टन और अनलोड किया 9 टन, फिर 8 टन लेके गया 50 किलोमीटर वापस ए पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ढूंढेंगे तो समेसन ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस, पहले 100 किलोमीटर लेके गया था 10 लेकर के, तो 100 × 10 प्लस 75 × 9 प्लस 50 × 8, ये था एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, यानी इसमें आंसर पूरा एब्सोल्यूट करेक्टली आता है। और दूसरा है कमर्शियल टन किलोमीटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना टन लेके आ रहा है जा रहा है उसको पहले एवरेज कर लेते हैं और फिर टोटल डिस्टेंस से इंटू कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है होटल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म। देखिए होटल में सिंपली हम लोग कॉस्ट आराम से निकाल लेते हैं, ऐड प्रॉफिट करके रिवेन्यू भी आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन किस रेट से हम लोगों को चार्ज करना है कस्टमर से, ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर एक रेट नहीं होता है, अलग अलग तरह के रेट होते हैं। जैसे आपको कह देगा क्वेश्चन में कि इस तरह के रूम में ऐसा रेट लगेगा, इस तरह के रूम में ऐसा रेट लगेगा, इस तरह के रूम में ऐसा रेट लगेगा, तो यहाँ पर रेट चेंज हो जाता है। तो उस केस में हम लोग इस तरह के कॉलम को बनाते हैं। होटल में बेसिकली रूम वाइज रेट होता है या फिर सीज़न वाइज रेट होता है। आपको ये भी कह सकता है कि पीक सीज़न में इतना रेट होगा और ऑफ सीज़न में इतना रेट होगा, यानी कि दूसरा टाइप का रेट होगा। तो उस केस में आप सीज़न वाइज रेट का इस फॉर्मेट को बनाइएगा। और कभी कभी आपको बोलेगा कि एक रूम से हम लोग 3 गुना चार्ज करते हैं, दूसरे रूम से 2 गुना चार्ज करते हैं और तीसरे रूम से 1 गुना चार्ज करते हैं, तो उस हिसाब से आपको रूम रेट देखना पड़ेगा, रूम वाइज रेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। देखिए कॉलम हम लोग किस तरह से बनाते हैं, पहले बनाते हैं कैटेगरी, फिर नंबर ऑफ़ रूम्स, ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ़ डेज, रेट और रिवेन्यू। यहाँ पर रेट हम लोग एक्स के टर्म्स में ले लेते हैं ताकि रिवेन्यू हम लोग को एक्स के टर्म्स में मिल जाए। और जैसे हम लोग को रिवेन्यू एक्स के टर्म्स में नहीं मिल जाता है और अल्टीमेटली हम लोगों ने पहले रिवेन्यू पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, तो रिवेन्यू इज इक्वल टू जो एक्स के टर्म्स में हम लोग रिवेन्यू कैलकुलेट किए थे, तो उस हिसाब से हम लोग को एक्स निकल जाता है और एक्स हम लोग का रेट डिसाइड कर देता है। इसी तरह से हम लोग सीज़न वाइज रेट में भी करते हैं। एक पीक सीज़न हो सकता है, ऑफ सीज़न हो सकता है। उस केस में हम लोग पहले कैटेगरी सेट करते हैं, फिर नंबर ऑफ़ रूम्स, फिर ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ़ डेज, रेट और रिवेन्यू। जब हम लोग देखते हैं कि रिवेन्यू एक्स के टर्म्स में इतना है और टोटल रिवेन्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इस हिसाब से हम लोग का एक्स कैलकुलेट हो जाता है। और जब एक्स कैलकुलेट हो जाता है तो अल्टीमेटली हम लोग को रेट मालूम चल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसीलिए एक बार फिर से देखते हैं कि रिवेन्यू एक्स के टर्म्स में कैसे आता है। जैसे मान लीजिए रूम वाइज रेंट हम लोग निकाल रहे हैं, तो कैटेगरी ए बी सी है, नंबर ऑफ़ रूम्स 50 30 20 है, ऑक्यूपेंसी 80 है, 70 है, 60% है और नंबर ऑफ़ डेज़ है, रेट है कि 3 गुना लेंगे, 2 गुना लेंगे, 1 गुना लेंगे, इसीलिए 3x 2x 1x। तो पहले निकालते हैं कैटेगरी ए का रिवेन्यू कैसे डिसाइड होता है। तो नंबर ऑफ़ रूम हमारा 50 है, जिसमें से कि 80% भरा हुआ है, इसका मतलब कि 40 रूम भरा हुआ है, वो 360 दिन के लिए भरा हुआ है और उससे हम लोग 3 गुना चार्ज करते हैं, तो इंटू 3 करेंगे तो 43,200 एक्स आता है। इसी तरह से हम लोग बाकी कैटेगरी का भी रिवेन्यू निकालते हैं एक्स के टर्म्स में, और जो हमने पहले सबसे पहले रिवेन्यू कैलकुलेट किया था उसको इक्वल कर देते हैं एक्स के टर्म्स में, तब हम लोग का एक्स निकल जाता है। इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग का रेट निकल जाता है। तो चलिए अब फटाफट हम लोग मिसलेनियस टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें कि टॉपिक आता है एयर ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, हॉस्पिटल, टोल, आईटी, आईटीईएस। तो सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट में रिवेन्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको दिया रहेगा कि इतना पैसेंजर है, उससे इतना रुपये चार्ज किए हैं, ओके, तो रिवेन्यू इज़ ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि कॉस्ट पर फ्लाइट आपको दिया रहता है। कॉस्ट कैलकुलेट करते समय आपको एक पॉइंट दिखेगा, कॉस्ट पर फ्लाइट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्लाइट का मतलब होता है एक बार उड़ान भरने का खर्चा। कॉस्ट पर फ्लाइट का मतलब होता है एक बार उड़ान भरने का खर्चा। ये पॉइंट आपको तंग कर सकता था, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझाया है। पावर जनरेशन का जब भी बात आता है तो सारा कॉस्ट दे देता है
और आपको प्रॉफिट भी दे देता है। अगर प्रॉफिट नहीं देता है तो सोचते हैं कि जितना कॉस्ट है वही एक्चुअली का रिवेन्यू होगा। और आपको ये भी दे देता है कि टोटल किलोवाट आवर क्या रहेगा, यानी कि कॉस्ट यूनिट भी आपको दे देता है। इससे आप निकाल लेते हैं कि पर किलोवाट आवर आपको कस्टमर से कितना चार्ज करना है। अगला टॉपिक है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करिएगा तो हमेशा ही फिक्स्ड कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कीजिएगा और वेरिएबल कॉस्ट अलग से कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा कह देता है। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है डॉक्टर का सैलरी, मेडिसिन, फूड। यहाँ पर कॉस्ट यूनिट है पेशेंट डे, और पेशेंट डे कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड या फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड या नंबर ऑफ पेशेंट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, तो पेशेंट डे कैलकुलेट होता है। याद रखिएगा हॉस्पिटल में भी अगर हम लोग अलग अलग रेट चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग रेट चार्ज कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो फिर से हम लोग इस कॉलम को बनाएंगे। कैटेगरी, नंबर ऑफ़ रूम्स, ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ़ डेज, रेट और रिवेन्यू, और फिर एक्स आ जाएगा, रिवेन्यू एक्स के टर्म्स में आएगा, और टोटल रिवेन्यू हम लोग पहले कैलकुलेट करके रखा है तो हम लोग का रेट मालूम चल जाएगा। इस तरह से जब भी हम लोग का मल्टी रेट आता है ना, यानी कि अलग अलग रेट होता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो हम लोग ये वाला कॉलम का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं टोल की। टोल में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है कैपिटल कॉस्ट और दूसरा होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का क्या मतलब, जब भी हम लोगों ने वो कैपिटल बनाई है तो उसका कुछ डिप्रिसिएशन होता रहेगा, यानी कि कैपिटल को हम लोग रिकवर कर रहे हैं तो उस डिप्रिसिएशन को हम लोग कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। तो या तो डिप्रिसिएशन कैपिटल कॉस्ट हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है, जैसे टेलीफोन चार्जेस, सैलरी, एम्प्लॉय कॉस्ट। तो इन दोनों कॉस्ट को जब ऐड कर देंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा टोल का, फिर ऐड प्रॉफिट करेंगे, रेवेन्यू आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अलग अलग रेट से चार्ज कर रहे हैं, जैसे लॉरी से अलग से चार्ज कर रहे हैं, बस का अलग अलग रेट है, कार का अलग रेट है, टू व्हीलर का अलग रेट है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही वाला कॉलम बनाएंगे, कैटेगरी, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, नंबर ऑफ़ डेज, रेट, रिवेन्यू। यहाँ भी रिवेन्यू एक्स के टर्म्स में आएगा और टोटल रिवेन्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा होगा, तो फिर हम लोगों का एक्स निकल के आएगा और अल्टीमेटली हम लोग का रेट मिल जाएगा। अब सबसे लास्ट सेक्टर है आईटी सेक्टर या आईटीईएस। ये बिल्कुल जॉब कॉस्टिंग की तरह है। अगर मान लीजिए किसी को कोई सर्विस चाहिए तो कंपनी अपना एक टीम उस सर्विस को पूरा करने के लिए भेजता है, और उसका जितना कॉस्ट लगता है उस सारे कॉस्ट को वो रिकवर करेगा। तो जैसे मटेरियल कॉस्ट लगता है, फिर डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट लगता है, फिर सुपरवाइज़र का कॉस्ट लगता है, इंजीनियर का कॉस्ट लगता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का खर्चा लगता है, ओवरहेड का, ट्रांसपोर्ट का, सबका खर्चा लगता है, ये भी हम लोग रिकवर करते हैं। इसमें कभी कभी देता है कि एक सुपरवाइज़र का सैलरी है 6 लाख पर एनम, लेकिन वो एक महीना इस पर्टिकुलर जॉब के लिए गया था, तो उस जॉब के लिए जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सुपरवाइज़र का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख अगर 12 महीना का था तो वो एक महीना वहाँ पर बिताया, इसलिए एक महीना का खर्चा वहीं से रिकवर करेंगे। मान लीजिए इंजीनियर है, इंजीनियर का 3 लाख सैलरी है 12 महीना के लिए, लेकिन 2 महीना वो उस जॉब के लिए बिताया, तो वो 2 महीना का कितना खर्चा पड़ता है यूनिटरी मेथड से वो उस कॉस्ट में डाल देते हैं। उसी तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जितना खर्चा लगता है उसी में डाल देते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है वो भी हम लोग उसी से रिकवर करते हैं। तो ये था शॉर्ट समरी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।